अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसे अच्छा कर दे। तो हमेशा याद रखें, काइंडनेस के साथ पेश आएँ। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद में मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगी। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 40 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्रीज रहेगा। इसके साथ बारिश के इम्कानात आज सिर्फ 10% है और हवा 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। तो जी, आपको पता है मौसम जो है काफ़ी तेज़ी से बदलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी गर्मियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपने दिन के थ्रू आउट पीने की कोशिश करनी है। हो सकता है तो डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी पानी की बोतल ले लें और उसको ठंडा कर लें। उसके बाद अपने पसंद के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर दिन के थ्रू आउट थोड़ा थोड़ा फ्लेवर भी इंजॉय करते रहें और साथ ही अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें। एंड ऑफ कोर्स सनस्क्रीन लगाना मत भूलें, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही ख़ास है और कौन नहीं चाहता है कि उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ग्लोइंग और खूबसूरत सी लग रही हो। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जैसे जैसे अगस्त भी गुजर रहा है और अगला महीना आ रहा है, तो हर एक की यही कोशिश है कि अब जल्द अज जल्द ठंडी हवाओं का आगाज़ जो है वो शुरू हो जाए और मौसम तब्दील होने के साथ साथ सर्दियां जल्दी जल्दी आ जाएं, क्योंकि शहर फैसलाबाद के अंदर पिछले दिनों बड़ी गर्मियां देखने को मिली और गर्मी की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, बल्कि उसकी वीडियो बनाएं और वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। आपके अंदर एक्टिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर स्केचिंग के स्किल्स हैं, सिंगिंग के स्किल्स हैं, उन स्किल्स को दुनिया के सामने लाएं, बल्कि उनसे छुपाएं नहीं। 30 सेकंड की वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दें उस नंबर पे जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस यानी आपकी खुशियों के अंदर भी जनाब शामिल हुआ जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि 30 सेकंड की वीडियो अपनी केक कटिंग सेरेमनी की आपने बना के हमें व्हाट्सएप करनी होगी उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। हम आपकी वीडियो अपने सिटी एट 10 मॉर्निंग शो के सेट से ऑन एयर दिखा के आपकी खुशियों में जनाब शामिल होंगे। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी आपके साथ किया जाएगा। तो जनाब बिना किसी देर के वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि स्क्रीन पे दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई हॉट टॉपिक हमने डिस्कस करना होता है और उससे रेलिवेंट गेस्ट भी हमने इन्वाइट करना होता है। आज क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कौम के साथ खिताब करेंगे और 3 साला कारकर्दगी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं, क्या क्या मार्के हैं जो कि मारे हैं और इसके साथ साथ आने वाले दिनों के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इस चीज़ के ऊपर फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भर की आवाम जो है वो काफ़ी पुरजोश है वो तकरीर देखने के लिए कि आखिर क्या होने वाला है आज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कैसी रही। फैसलाबाद के शहरियों को तो गर्ज है इस चीज़ से कि फैसलाबाद के शहर के अंदर क्या तरक्याती काम हुए, सीवरेज के मसाइल जो हैं या फिर नई सड़कें कंस्ट्रक्ट जो की गई या इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स जो पूरे किए गए उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। तो आज ख़ास तौर पे हमने दावत दे रखी है कामरान गिलानी को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। क्या कहेंगे, आज वज़ीर आज़म खिताब करने जा रहे हैं और 3 साल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आज के दिन जो है अपना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब करना है और तमाम पाकिस्तान को पता है, उसमें उन्होंने मुल्क के 3 साल की कारकर्दगी के साथ साथ जो है अपना मुल्क के हालात वाक़यात जो उनसे हैं उस पर भी उन्होंने नज़र डालनी है। और जैसा कि ये कल भी इमरान खान साहब ने लाहौर में एक स्पीच में कहा कि तरक्की वाले टॉपिक पे, तो मैं एक सेकंड स्टेप पे आता हूँ कि ये आजकल जो ख़वातीन वाला मामला चल रहा है, बच्चों वाला मामला चल रहा है, यहाँ पाकिस्तान में जो है अपना ये सिक्योरिटी के हिसाब से मामला चल रहे हैं, ये सबसे पहले हमें पाकिस्तान में हर माँ बाप को, हर टीचर को, हर उस्ताद को चाहिए कि वो तरबियत जो है अपना वो इस तरीके से बच्चों की करें कि ये मामलात जो है वो दिन ब दिन बढ़ने की बजाय कम वाली साइड पे आएँ।
और ये कोई भी तंजीम या कोई भी मुल्क का सरबराह वो एक आपको अवेयरनेस मैसेज ज़रूर दे सकता है, लेकिन वो एक डायरेक्शन पे लगा सकता है, लेकिन वो डायरेक्शन पे चलना हमने खुद ही है। सबसे पहले तो इस चीज़ से मैं आगाज़ करता हूँ कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत तेज़ी के साथ एक गलत साइड पे न्यू जनरेशन जोन सी है वो एक जा रही है। वो कोई भी आप टिकटॉक ले लें या इससे रेलिवेंट जोन सी ऐप्स हैं, उस साइड पे मैं नज़र दराना चाह रहा हूँ यंग जनरेशन की जो है आपकी वसातत से। तो दूसरे नंबर पे जब आप किसी भी चीज़ पे एक सीधी डायरेक्शन पे चले जाते हैं तो वो कौम और वो मुल्क जो है उसे तरक्की की तरफ से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा मुल्क या हमारे जो रेलिवेंट जो उनसे दूसरे मुल्क हैं, आप अगर उसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो तरक्की जो है वो उनकी यंग जनरेशन जोन सी है वो उसमें काबिलियत होती है, जिसकी वजह से वो मुल्क तरक्की करते हैं। जापान की आप मिसाल ले लें, चीन की आप मिसाल ले लें, इसे रेलिवेंट। अच्छा, बहरहाल अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आपने स्पेसिफिक पूछी, उसकी कारकर्दगी की बात, तो 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं हमारी हुकूमत को जी। तो उसमें जो है अपना सबसे पहले तो ये मुल्क की डूबती हुई जो कश्ती की नाव थी, मेन तो उसे बचाना था कि वो पानी के दलदल में जो है अपना बिल्कुल दस्ती चली जा रही थी। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इर्द गिर्द जो कर्जे थे हमारे मुल्क के ऊपर IMF के साथ जो उनसे मामला थे वो बहुत संगीन नोयत अख्तियार कर चुके थे। लेकिन अब आप देखें कि अब जो है अपना वो कर्जे वापस ही नहीं किए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सरप्लस पे मामला हमारे गए। हमारी इंडस्ट्री जोन सी है वो पाकिस्तान की, उसने तरीक साज जोन सी है अपना वो इसमें कामयाबी हासिल की। हमारी फैसलाबाद में क्योंकि हम बैठे हैं तो फैसलाबाद की स्पेसिफिक पावर लूम्स जो है आपके शायद इलम में होगा कि 40 रुपये किलो में जो है अपना वो लोहा यहाँ सेल हुआ, और वही लूम जोन सी है वो अगर आप कह लें कि 1.5 लाख में लोहे के कीमत पे सेल थी, तो आज उसके लिए आर्डर देने के लिए 6-6 माह के टाइम जो है अपना वो दरकार है। कर्जों के हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन IMF से कल ही तो अभी $2 बिलियन का जो कर्जा लिया है, और इसके अलावा अगर कर्जे फराम ही कर रहे हैं, वापस ही दे रहे हैं, तो दोबारा से IMF के आगे हाथ फैलाने का क्या मकसद है गवर्नमेंट का? देखें, ये आपने जो न्यू कर्जे की बात की उसमें आप इस चीज़ को भूल गए हैं कि हमारा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया जोन सी है वो इस वक्त कोरोना की वबा में है, और कोरोना की जो मद में जो एड्स वगैरह आ रही हैं वो अकेले पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया के मुल्क जोन से हैं वो इसे अवेल कर रहे हैं। तो ये एक बंदे के साथ तो जंग है नहीं है, या एक मुल्क की तो जंग है नहीं है। अब इसमें अमेरिका जैसा मुल्क और कनाडा जैसा मुल्क जोन सा है, और आपका पाकिस्तान तो चलें इसका नंबर बाद में शुमार होता है। अब आप देखें कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क जोन से हैं, उन्हें भी कर्जा लेना पड़ा, उन्होंने भी बाकायदा जो है अपना वो कर्जा लेके घर में अपने जोन से हैं बंदों को, अपनी अवाम को बैठा के उन्होंने साल जो है अपना पूरा जो है वो बाकायदा सर्वाइव किया। तो इसमें जो है अपना आप अगर देखें तो उसमें कर्जा हम वापस करने की जो शरह है हमारी IMF को, वो मेरा ख्याल है कि 30 साल में सबसे जो है अपना वो जो है अपना अच्छी वापसी है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वापस किया जो है कर्जा। यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि जहाँ पर एक तरफ अगर हम कर्जे वापस कर रहे हैं या हमारी जो मईशत है, इकॉनमी है, वो बेहतर होती नजर आ रही है, एक्सपोर्ट अगर बेहतर हो रहा है, तो फिर भी हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम चाहे वो कोरोना की वजह से हो या किसी भी तरह से जो हमें दोबारा उनसे कर्जे लेने पड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, अगर आप थोड़ा सा ये कर्ज की बैक पे या इसकी तारीख पे चले जाएं तो इस वक्त पाकिस्तान की, फिर मैं वही बात करूंगा कि पाकिस्तान तो उन मुल्कों में बहुत पीछे है, तरक्की याफ्ता मुल्कों में। अमेरिका जो इस वक्त अपने आप को सुपर पावर कहलवा रहा है,
मेरा ख्याल है कि अगर आप उसके ऊपर कर्जा लेने की या लोन की जो अपना अगर आप उसकी रेशो देखें तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। ये एक जो है अपना वो आप कह लें कि अकेला पाकिस्तान ही नहीं, इसमें आपका बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसमें शामिल हैं। तो मेन चीज़ आप ये देखें कि हम उन्हें अगर हमने कर्जा लिया है, पहले साबका हुकूमत में जोन से हैं वो कर्जा लिया तो जाता था, लेकिन एक दो जोन से छोड़ के आप मुझे मेजर बताएं कि IMF को वापस जो है अपना वर्ल्ड बैंक को कहाँ जो अपना रिटर्न किया गया है। अगर इसमें हम वापस कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि ये मुल्क ग्रो कर रहा है, तो उसमें से कुछ ना कुछ बजट जो है अपना। अब आप अकेले वापसी को ना देखें, आप देखें कि आने वाले 2 सालों में मेरा ख्याल है 2 से 5 साल में आपके ये जो रिटायर ऑफिसर्स हैं वो पाकिस्तान का 35% जो उनसे है वो बजट वो इनकी पेंशन में जो अपना वो चले जाता है। तो इस चीज़ को अगर दूसरा वो कर्जों की मद में चले जाता है, तो ये वक्ती तौर पे हमें मुश्किलात का सामना तो हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर खान साहब स्पीच करना के 3 साल बाद जो अपना वो बता रहे हैं और बताने आज आ रहे हैं, तो वो आपके सामने आज आ जाएंगी सारी हकीकत। और उसमें ये नहीं कि एक ऑन ग्राउंड कुछ है या बिहाइंड द जो अपना पर्दा कुछ है, वो सारी चीज़ें आपके सामने, जैसे कि डैम है आपका जो है अपना वो और सुनामी, ये ट्रीज सुनामी है जो है फैसलाबाद में 13 अरब रुपए का जो उनसा फंड है, आपके कराची में जो है अपना। आपने फैसलाबाद की बात की, अगर हकीकी तौर पे बात करें तो फैसलाबाद के लिए ऐलानात तो बड़े किए जाते हैं कि इस तरह की फंडिंग की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन पिछले 3 साल में आखिर फैसलाबाद के लिए क्या किया गया है? कौन सा ऐसी जगह है जहां पे किसी भी तरह की कोई बेहतरी आई है फैसलाबाद के अंदर? देखें फैसलाबाद जो है वो मेन तीसरा बड़ा शहर है जो अपना, और फैसलाबाद एक आप मानचेस्टर इसे कह सकते हैं, और फैसलाबाद ही इंडस्ट्रियल हब है, और फैसलाबाद में ही मेजर इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री जो है अपना वो चली है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट आपकी कहाँ तक चले गई है और कार्ड याफ्ता चले गई है। और ये आप अगर किसी मिल ऑनर्स को इस पे प्रोग्राम करें तो वो आपको बताए, अगर उसे FBR का डालना हो तो वो खुल के अगर आपको बताए कि ये उसने कहाँ तक ग्रो किया। जिसके पास एक टेक्सटाइल मिल की एक कैपेसिटी थी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह इसी फैसलाबाद में, जिस फैसलाबाद की आप बात कर रहे हैं, उसमें उसने 3 आगे नए सेक्टर लगा दिए जी। तो ये सेक्टर न्यू तब ही लगता है कि जब इंसान या उसका बिजनेस ग्रो कर रहा हो। और सेक्टर से हटके अगर आम आवाम की बात की जाए, उनकी भलाई के लिए क्या किया गया? हाँ, अच्छा, ये एक नॉर्मल सिचुएशन में और एक आपके जो है अपना आप कह लें कि डिजीज सिचुएशन में दो मुख्तलिफ जो है अपना लाएअमल बनते हैं। हमारे साथ बैड लक ये आप कह लें, या पूरी दुनिया में कह लें आप जो है अपना, कि एक तो पहले डेंगू का आपको याद होगा कि प्रॉब्लम चल पड़ा जो अपना दूसरे साल में, वेरी नेक्स्ट ईयर जो उनसा हमारी हुकूमत के, उसे काबू किया। उसके बाद जो है ये कोरोना वाला चल पड़ा, उसे काबू करने के लिए या तो हम लॉकडाउन लगा देते, तमाम अवाम जो है ये पेशावर और दिहाड़ीबाज लड़की ये जो अपना हमारी अवाम है ये घर बैठ के भूख से मरती इंडिया की तरह, तो या हम उन्हें अकोमोडेट करते हैं। गरीब मुल्क है और उसके सरकमस्टांसिस में रहते हुए हमने बगैर इस चीज़ को देखे हुए कि ये नून लीग का या ये पीपल्स पार्टी का या ये तहरीक इंसाफ का है, जो बंदा उस कैपेसिटी में आता था या बेवा खवातीन जोन सी हैं, उन्हें घर बैठे 12-12 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में हमने घर बैठे इसी हुकूमत ने मुंतकिल किया। क्या आप इस बात से डिनाई करते हैं? अब दूसरे नंबर पे जो है अपना
आप ये देखें कि 50 लाख घरों वाला जो सा प्रोजेक्ट है उसमें घर देना शुरू कर दिए, जो हम देखते हैं क्योंकि वक्ती तौर पे तो यहाँ दूध की नहरें नहीं बह जानी ना, तो इधर खाना जो है वो हर जो है अपना मेजर आप कह लें कि चौक में या हमारी मोबाइल्स जोन सी हैं वो उन गरीब आवाम के लिए जो है अपना 24 आवर अवेल हैं कि जो अगर जिनकी जो है अपना एक दिहाड़ी नहीं लगी, मैं आपको जो अपना तो वो वहाँ से खाना जाके एक अच्छे मोज़ेज़ तरीके से वो खा सकते हैं। ये लारी अड्डे में है, आपके जो है GTS चौक में है, यानी ऐसे बेतहाशा प्रोग्राम है। ये एक अवाम एक आम बंदा और एक गाड़ी में बैठने वाला बंदा, कंपैरिजन इसका वो बंदा करेगा कि जिसे 2 वक्त खाने को खाना नहीं था मिलता, उसके लिए डॉलर अगर 60 रुपए का भी है या 160 का है, उसे इससे कोई मतलब नहीं था, उसके लिए 2 वक्त की रोटी का मतलब था। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कोई दूध की नहरें नहीं बहा सके, ठीक है, उस तरीके से बीमारी के अंदर जो है अपना कोरोना वबा के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक गरीब को हमें मेरे जो है वो खान को इस बात पे यकीन है और वो ये इस बात का जवाब देता है कि अगर जो है अपना एक गरीब भी भूख की वजह से मरता है तो उसका हिसाब मैं दूंगा। जो इमरान खान है वो एक दर्द दिल रखने वाला इंसान है। मैं समझता हूं, मैं अपने वजीर आजम को, मैं अपने इमरान खान को, कि वो ये कैसा दर्द दिल है कि गुज़श्ता दिनों में उन्होंने कहा था कि मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए और इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। लाखों रुपए तनख्वाह लेने के बाद उनको एक ऐसा शख्स जो 20,000 रुपये माहाना पे काम कर रहा है, वो घर का बिल किस तरह से देता है, घर का किराया किस तरह से देता है, बच्चों की पढ़ाई किस तरह से मुकम्मल करता है, बिजली का बिल किस तरह से देता है, उनको कैसे इल्म होगा इन चीज़ों का? जी, अगर आप देखें कि ये गुजारा होने वाली बात, तो इसको 2 तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इंसान जिसने वर्ल्ड लेवल पे एक फेम हासिल किया हो और पूरी दुनिया उसको बाई नेम बाई फेस जानती हो, और जो एक इंसान अपने बैठ के कमेंट्री करने का करोड़ों रुपया जो है अपना वो 1 घंटे में कमाने का हुनर जानता हो, जो इंसान अपने एक लफ्ज़ के साथ शौकत खानम के फंडिंग जोन सी है वो जो है अपना आप कह लें कि रिकॉर्ड याफ्ता जो है अपना फंड रेजिंग करना जानता हो, वो इंसान जिसके लिए एक उसका मुखालिफ भी ये कहता हो कि ये इंसान सादक अमीन और एक होनेस्ट इंसान है, वो इंसान जिसके लिए उसकी साबका वाइफ वो भी एक दर्द दिल रखती हो और बाकायदा जो है अपना उस पर कोई इल्ज़ाम तराशी या आज तक का एक स्कैंडल ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस इंसान के लिए जो है अपना वो पैसा कमाना कोई मायने नहीं है, ना ही वो इंसान इस मकसद के लिए पैदा हुआ है। मैं अपने आंखों देखा हाल आपको बता सकता हूँ। 2014 में जब हमारी तहरीक चल रही थी तो साथ ही थे हम जो अपना, तो इमरान खान साहब के घर बनी गाला में थे, तो आप बिलीव करें कि वो खुद अपनी रोटी गर्म करके फ्रिज में से ठंडी दाल लेके, एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम चाहेंगे कि हम आपसे पूछ भी सकें और हमारे ऑडियंस के लिए जो है कुछ चीज़ें क्लैरिफाई भी कर सकें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कामरान गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तो क्या कहेंगे जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले वज़ीर आज़म की कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, क्या एडिशन करेंगे आप में से? जी, मैं बात यही कर रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के करैक्टर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुखालिफ भी आज तक कोई एक पैनी का भी कोई प्रूफ सबूत उन पे क्लेम नहीं कर सके, ठीक है। और वो इंसान, मैं बात वहाँ से बड़ा लेके चलूँगा
कि जो अपने एक लफ्ज़ के साथ या एक घंटे की जो है कमेंट्री के साथ जो है करोड़ों रुपया कमा सकता है। वजह फिर यही आ जाती है कि अगर एक होनेस्ट इंसान अगर वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं 24 घंटे काम करता हूं और इस अवाम के लिए काम करता हूं और इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए काम करता हूं, अगर उसे पैसे की ज़रूरत है या आप कह लें कि उसका गुजारा उस पे में नहीं हो रहा, वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ये चीज़ वो बता रहा है। मेरा ख्याल है कि ये उसके एक ईमानदारी का मुंह बोलता सबूत है। अगर वो ये ना भी कहें अपनी अवाम को या अपने लोगों को या मीडिया पे आके, तो मेरा ख्याल सवाबदीदी फंड उनके पास इतना होता है कि वो अगर उसे यूटिलाइज करें तो नून लीग के जो उनसे जुनेद सफदर की जो ये आपने कल परसों शादियां देखी, जैसी मेरा ख्याल बिलियंस शादियां हो जाती हैं। तो अपनी एक ईमानदारी से तो वो कहते हैं कि सिर्फ खर्चे ही पूरे होते हैं। तो अगर ऐसी कमाई हो तो याशियां तो फिर उसी से होती हैं ना जी। तो मेरा ख्याल है कि ये उनको सलूट करते हैं हम कि उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मेरे इसमें गुजारा नहीं होता या मेरा इसमें, तो उसमें अगर इधर एक ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो मुराद इतनी ले रहे हैं तो, और उसका कोई भी ऑडिट नहीं है, तो अगर खान साहब ने अपने मुंह से कह दिया तो मेरा ख्याल से एप्रिशिएट करना चाहिए तमाम। आप इनको कंपेयर कर रहे हैं अशरफिया के साथ, जी जी, एक आम आदमी के साथ कंपेयर करें जो गुर्बत की लकीर से नीचे है इस वक्त, और मेरा ख्याल है 70% की आबादी, करीब की आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे भी आ चुकी है। उनके साथ कंपेयर करें ना, वो किस तरह से गुजर बसर करते हैं और इमरान खान कैसे करते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये आपका मीडिया था और आपके ही चैनल्स थे कि उसकी सादगी के ऊपर कभी उनकी फटी हुई कमीज पे सवालात तो उठाते थे कि खान साहब क्या जो है अपना एक कमीज भी नहीं ले सकते। बात तो इनकम की है ना, इनकम से फटी कमीज का कोई ताल्लुक नहीं। इनकम उनकी क्या है और एक आम शख्स जो गरीब यहाँ पे गुर्बत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है उसकी क्या है, उसको अगर कंपेयर करें। देखें, ये अल्लाह ताला ने अगर उसे वज़ीर आज़म बनाया है तो कुछ ख़ास तो था उसमें, या कुछ जो है एक आम इंसान, बेशक मैं क्यों नहीं, मुझसे एक हट के कुछ तो था। एक तो पहली बात तो ये है। दूसरी, एक आम अवाम के साथ आपने कंपैरिजन किया तो इंसान की ही एक हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, उसमें भी फ़र्क है। एक ही हाथ है वो ही खाता है इंसान, लेकिन उसमें भी फ़र्क है। इसी तरह हर इंसान की कैटेगराइजेशन है और उस कैटेगराइजेशन में फ़र्क है। अब आप बिल्कुल एक जो है अपना, अब मैं इस पे क्या, यानी कि हमारा जस्ट कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब अपनी उजरत उतनी क्यों नहीं रखते जो कि एक आम आदमी की फिक्स की। जब उसके हालात बेहतर होंगे तो इस मुल्क के हुक्मरान के भी बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। इसके ऊपर अब आप ये जा रहे हैं कि एक वजीर आजम मुल्क का वो इनिशियल 18,000 जो पे है वो क्या उनकी कर दी जाए? बिल्कुल कर दी जाए, क्योंकि एक आम अवाम का, एक आम आदमी जिसका वो हुक्मरान है, वो एक कस्मा पुरसी की हालत में जी रहा है और उससे उसका जो हुक्मरान है वो लाखों रुपए चार्ज करके अपने 300 कनाल के घर के अंदर रह रहा है। तो ये मुनासिब नहीं। मैं ये स्पेसिफिकली पीटीआई को नहीं टारगेट कर रहा है, ये हर हुक्मरान जो इस मुल्क पे मुसल्लत होता है यही सूरत हाल उसकी होती है, लेकिन हकीकत से हमें मुंह नहीं फेरना चाहिए। क्या कहेंगे सर? हाँ, ये देखें, अगर ये चीज़ें इस चीज़ वाली साइड पे हम जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत है, उनके मोजिज़ सुप्रीम जो उनसे जज साहबान है, मैं स्पेसिफिक नहीं, मैं यानी कि आपने बात की तो उसमें से तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी मुराद के साथ लाखों रुपया सर वो जॉब्स कर रहे हैं। हाँ। पढ़ लिख के इस मुकाम पे बैठे हैं। पॉलिटिकली अगर इस चीज को देखा जाए उससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता इस चीज का। जी ठीक है। क्या वजीर आजम इमरान खान कम पढ़ा लिखा है?
आप ये नहीं, कहना चाह रहे पढ़ा लिखा उन्होंने जॉब नहीं, अवाम का वोट हासिल किया है। जी वोट इसलिए दिया गया कि एक आम इंसान की टेक केयर की जाए। जी। अदलिया को इसलिए पेपर्स के बाद वो आते हैं, वो अदल करें, और अदल करते हैं वो, ठीक है ना। अगर इनको वजीर आजम बनाया गया तो इनको इसलिए बनाया गया था एक आम अवाम का सोचें, उनका भी उस तरह से लाइफस्टाइल इंप्रूव करें जैसे उनका। हाँ, अच्छा आप मुझे आज से देखिए कंपैरिजन आप करवा रहे हैं ना, तो कंपैरिजन तो दो चीजों का रख के होता है ना, कि एक चीज ये राइट में और एक लेफ्ट में जो अपना कंपैरिजन देख के होगा ना आवाम को। क्या मुझे आप इस सवाल का जवाब दें कि आज से पहले इतना दर्द दिल रखने वाला वजीर आजम है कि अगर मीडिया के ऊपर इस कौम की माँ हवा, माँ बहन का कोई ऐसा मामला या कोई ऐसी उसके दर्द दिल वाली बात जो रखने वाली आम इंसान के दिल में ना हो, तो वो इक़्तिदार की आला सीट पे बैठ के इंसान जो है उस चीज़ को नोट कर रहा होता है एक ग्रास रूट लेवल तक। क्या आज तक कभी किसी वज़ीर आज़म ने इससे पहले कोई ट्वीट किया था कि हमारे जो है अपना आईजी को या जो है हमारे अदलिया को या हमारे जो फोर्समैन अदारों को कि ये जो है 24 आवर में इस चीज़ का जो अपना मुझे सीएम को के नोटिस चाहिए। ये मीनारे पाकिस्तान वाला आप क्योंकि लेटेस्ट अब चल रहा है तो वक्त के साथ फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स होंगी आने वाले दिनों में, क्या तरक्याती काम है जो कि स्टार्ट किए जाएंगे? देखें, इसमें सबसे पहले तो जो अनाउंस भी कर चुके हैं इमरान खान साहब, ये 13 अरब का जो फंड है वो तरीक साथ जो है पाकिस्तान का फैसलाबाद के तीसरे बड़े शहर में लगने जा रहा है, बल्कि स्टार्ट हो गए हैं। ये आपका स्त्याना रोड जो है अपना वो डेवलपमेंट कारपेट जो है अपना वो स्टार्ट हो चुकी है। अदर दूसरे जोन से सराउंडिंग में जो है अपना काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे जिन पे काम किया जाएगा? देखें, प्रोजेक्ट जोन से हैं वो आप फैसलाबाद के हवाले से पूछ रहे हैं या बिल्कुल फैसलाबाद के हवाले से? फैसलाबाद के हवाले से। अच्छा, इसका मेन सबसे पहले तो फैसलाबाद जोन से है वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, तो उसे जो है अपना वो ग्रो करना था और उसे ऊपर लेके जाना था। इसमें आप थोड़ा सा ये देखें कि छोटे जो कारखाने वाले या फैक्ट्री के मालिक थे, उन्हें हाफ टाइम का 22 रुपीज़ जो है अपना वो फी यूनिट कास्ट करता था, और पीक टाइम का 42 रुपीज़ में उन्हें यूनिट कास्ट करता था। जहां उनका एक बिल जो है महाना, वो आप छोटी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, कि 4 से 5 लाख रुपए आता था, अब वो उसका हाफ रेट आ गया क्योंकि उन्होंने इक्वल कर दिया, तो वो 42 रुपीज़ वाला 22 में आ गया। और मेरा ख्याल है कि अगर एक छोटे फैक्ट्री वाला 2 से 2.5 लाख रुपया सेविंग वो सिर्फ बिजली की मद में कर रहा है, तो वो एक हैंडसम अमाउंट है। और इस तरह के वो बिल जो है अपना वो सैकड़ों कनेक्शन जो है वो सिर्फ फैसलाबाद की सराउंडिंग में है जो इंडस्ट्री से रेलिवेंट है। दूसरा, आपके ये इस दफ़ा जो है अपना वो बड़ा अच्छा मैं कहता हूँ कि जी ये वासा वालों का रहा है कि जितनी बारिशें, मौसलाधार बारिशें, और ऊपर से ईद, और जो है अपना देखें कि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसे टैकल किया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो उसके लिए स्पेसिफिकली क्या किया जाएगा, इस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि हम बात करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारी करंट गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से, चीज़ें कहाँ तक बेहतर हुई हैं और कहाँ पर अभी भी चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है। कामरान गिलानी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रही थी, स्पेशली फैसलाबाद की बात करें तो कहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कोई चेंजेस आए हैं, कोई प्रोजेक्ट है जिस पर काम किया गया है, और आगे आने वाले वक्त में क्या कोई प्रोजेक्ट्स होते हुए नजर आएंगे? जी, अच्छा, मैं सबसे पहले बात ये करूँगा आपने साबका बात की, हमारा एक सबसे पहले आते ही जो हमारी हुकूमत का, इमरान खान साहब का विजन भी था, और खान साहब ने जो एक सोचा था कि सबसे पहले तो बेसिक चीज़ों पे काम करना है, कि जब एक बेसिक चीज़ों पे काम हो जाता है तो फिर ये रोड मैप और ये पुल बनाना और ये प्लाजे बनाना, ये कोई जो है अपना
ये कोई बड़े काम नहीं है, ठीक है। ये बेसिक हमने चीज़ों पे जो ग्रास रूट लेवल पे काम किया। चलें, आपने फैसलाबाद के स्ट्रक्चर की बात, तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले चलें मैं इस साइड पे आ जाऊं कि आपके कश्मीर पुल जो है अपना बड़ी देर से नून लीग के वक़्त से वो इफ्तिताह तो कर गए कि इतने जो है अपना वो 72 करोड़ रुपए का इधर जनाब उससे हमने ये बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। तो बेसिक वो चीज़ें ऐसी नहीं थी। वो हमारी हुकूमत ने आए जब आके तो देखा उसमें एफडीए के पास फंड ही नहीं थे। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दिखाया जाता है वो अपने इश्तहारात के ज़रिए जो है, लेकिन मौके पे पीछे उसके ना तो फंड थे ना कोई ऐसी चीज़ थी। वो भी हमारी हुकूमत ने ही आपका जो है अपना उसे मुकम्मल किया। और दूसरे नंबर पे जहाँ जहाँ रोड्स वगैरह के अब जब फंड आए हैं तो गलियों में रोड पे जो है अपना वो हमारा बाकायदा आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पूछें तो वो कहेगा कि तरीक 7 जोन से हैं इस वक्त जो है अपना वो डेवलपमेंट और काम जो है वो पाकिस्तान की तारीख में वो फैसलाबाद में ही चल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि 650 के करीब जो है वो लिस्ट अब लेटेस्ट जो है अपना वो बनी है जो नए डेवलपमेंट या काम वगैरह हैं। अगर आप मेरा ख्याल है कि कोई 10 फैसलाबाद में कोई नहीं बता सकते रोड्स के जिनके हालत बहुत बुरी है, और वो मेन 2-4 जिनके ऊपर जिनकी स्कीमें लग चुकी हैं उनके अलावा। यानी आप चनियोट रोड की बात कर रहे हैं, जंग रोड की बात कर रहे हैं, और जड़ावाला वो तो ऑलरेडी अब वो स्कीमों में आ गए हैं ना, वो लग गए हैं। वो मेजर एक थे, वो एक मेजर रोड थे, और जो है अपना उन पे तो अब काम चल पड़ा है। मैं लोकल सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और क्योंकि ऑफकोर्स फैसलाबाद की बात करें तो हम इंडस्ट्री को कभी भी जो है वो स्किप नहीं कर सकते हैं। फैसलाबाद की पहचान जो है इंडस्ट्री लाजमी तौर पे बन गई है। इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, आगे चलते हुए क्या प्लान्स हैं, कहाँ पर देख रहे हैं इंडस्ट्रियल, अगर हम फैसलाबाद में बात करें तो क्या नज़र आ रहा है आगे, कैसा फ्यूचर नज़र आ रहा है? देखें, ये हमारी जो इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट जोन सी है, ये बड़ा अच्छी एक डायरेक्शन पे चल पड़ी थी। बदकिस्मती के साथ ये जो कोरोना है ये हमारे साथ साथ इसने हर छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक इसने हर एक को हिट ज़रूर किया। जो अपना अमेरिका जैसे मुल्क जोन से उनका दिवालिया निकल गया। तो ये जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है जी, इसमें ये हमारा गवादर बनने के साथ और वो जो पोर्ट बनने के साथ आप ये सोच नहीं सकते कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर होने की देर है। क्योंकि जब भी किसी तरक्की वाली साइड पे मामला निकलते हैं तो कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर आ जाता है या बच जाता है या कोई मामला हो जाता है कि वो फिर उस साइड पे सारी जो है अपना वो जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब जैसे कि ये अफ़गानिस्तान वाला इनकलाब वाला मामला चल पड़ा जो है अपना, और उसके साथ जब ये ऐसे मेजर मामला चलते हैं तो फिर फौरी तौर पे बिजनेस कम्युनिटी जोन सी है वो जहाँ होती है वहाँ स्टॉप कर जाती है। वो फिर अच्छे हालात या मुनासिब हालात, साजगार हालात की तलाश में फिर वेट करते हैं। तो जो है अपना मैं तो इसमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं खुद वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ट्रेडर्स का जो है नॉर्थ का जनरल सेक्रेटरी भी बिजनेस कम्युनिटी का, तो मैं तो बिजनेस कम्युनिटी को बहुत उनके लिए दुआ गो भी हूँ। और मैं बड़े करीब से उन्हें देख रहा हूँ कि हमारे फैसलाबाद का ताजर जो है वो इस वक्त बड़ा खुशहाल और एक तरक्की की तरफ गामजन है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री से रेलिवेंट है हमारा मुल्क, तो इंडस्ट्री तो इस वक्त फैसलाबाद में क्या कोई नई कंपनीज भी आ रही हैं? तो अगर हम मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो क्या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि फैसलाबाद की तरफ भी आएंगी? लाहौर में कुछ कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी आ चुकी हैं, क्या फैसलाबाद की तरफ भी आएंगी? देखें, फैसलाबाद में तो ऑलरेडी जो है अपना वो, अगर आप एमटीएम का नाम ले लें, एमटेक्स का ले लें, अदर और भी बहुत है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपना इन्होंने मेन पूरी दुनिया में इनकी सप्लाई जाती है, तो इन्होंने ग्रो तो किया है एक यूनिट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जो है अपना। अब मैं स्पेसिफिक ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद देख लें कि ये
ये इस हालात में भी इन्होंने इतना अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो किया है कि इन्हें हर 3 माह के बाद लेबर के लिए अपना वो जो अपना आके तो न्यूज़ देनी पड़ती है आपको। मेरा ख्याल है कि अब लेबर फैसलाबाद में पहले हर चराहे में मिलती थी, अब उस तरीके से हालात नहीं हैं। और ये खुशाइन इसीलिए हैं कि एक गरीब तबके से तल्लक रखने वाला जो सा मजदूर बंदा है वो अपने एक प्रॉपर जो है अपना नौकरी पे या आप कह लें कि एक मिल में, एक टेक्सटाइल में वो ऑलरेडी जो है अंगेज हो चुका है। बिल्कुल। और इसके अलावा भी अगर बात करें फैसलाबाद के स्किल लेबर का आपने जिक्र किया है, स्किल लेबर आगे चलते हुए मिल तो रहा है फैसलाबाद के अंदर, लेकिन फिर भी उस तरह से अगर हम देखें, हम कहें कि अगर 100% जो लोग हैं या नौजवान हैं अगर वो काम करें तो ये बात सच नहीं होगी। अभी भी बहुत सारी जगहों पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्पेशली छोटे ताजर को भी देखा जाए तो वो भी बहुत स्ट्रगल करें, स्पेशली अगर बहुत सारी चीज़ें तो ऑफकोर्स हैं और सवालात भी बहुत सारे हैं जो मैं चाह रही थी कि हम कवर करें, स्पेशली स्किल लेबर और नौजवानों को लेकर, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है तो यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका जो भी चीज़ें हम कवर कर पाए हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जल्दी से किचन में चलते हैं क्योंकि इस टाइम आकर भूख लगना शुरू हो जाती है और इसीलिए हमारे किचन में रोज़ कोई ना कोई रेसिपीज़ जो हैं और बिल्कुल इजी टू फॉलो रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं जो कि आप मिनटों के अंदर घर में तैयार कर सकते हैं और आज लंच टाइम के लिए भी आप बना सकते हैं। तो शेफ़ किंजा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं तो हम लोग बिल्कुल ठीक है। और हनान मतलब कैसे यार, क्यों कैसे? ये हम लोगों को रोज पूछना है कि हनान व्हाई लुकिंग सो गुड। हाँ ना, मतलब इतना ग्लो करना रोज और आज तो बिल्कुल पिंक पिंक हुआ है ना हनान। आई थिंक शर्ट का डेको पड़ रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है मुंह पे सारा, इसलिए पिंक पिंक हो रहे हैं। बिल्कुल। और किंजा आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो और मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आप हमारी ऑडियंस को आज बहुत अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि उनको होगा कि आज शेफ किंजा कौन सी रेसिपी जो है बनाएंगी। और ईजी रेसिपी ऑफ कोर्स आप हमेशा बनाती हैं जो कि आराम से लंच के अंदर आज बनाई जा सकती है। क्या बनाएंगी? आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ब्रेड पोटैटो रोल्स जो कि इजी टू कुक हैं। अच्छा, मेरे जो रेसिपीज होती हैं ज़्यादातर मेरे इंग्रेडिएंट्स जो सेम होते हैं, मैं उन्हीं इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करके नई रेसिपी बनाती हूँ ताकि फ्लेवर और जो टेक्सचर है वो थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंट हो या सेम हो। लेकिन मेरी जो रेसिपीज़ के मसाले हैं वो तकरीबन मैं सेम ही यूज़ करती हूँ ताकि वो लोगों को इतने कन्फ्यूज़ ना हो कि बहुत वो ट्रिकी ना जाए। तो मैं जो आज यूज़ करूँगी मसाले वो पहले तो मैंने पोटैटोज़ ले लिए थे 250 ग्राम या 500 ग्राम, आपको जितनी क्वांटिटी बनानी है वो ले लें। मैंने बॉईल करके रख लिए थे, इसको बॉईल करके और पील करके रख लिए थे। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मैं डालूंगी, मेरे पास रेड चिली पाउडर है 1.5 टेबल स्पून मैं चिली पाउडर डालूंगी। मेरे पास क्यूमिन सीड्स क्रश्ड हैं वो मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। मेरे पास ये कोरिएंडर सीड्स का क्रश्ड पाउडर है वो मैं डालूंगी 1 टीस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट डालूंगी। गरम मसाला मैं ½ टीस्पून डालूंगी। ब्लैक पेपर मैं 1 टीस्पून डालूंगी और क्रश्ड चिली है मेरे पास, इसको मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। और जो मेरे पास ये ग्रीन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेरे पास चिलीज़ हैं तकरीबन 4 से 5 चिलीज़ बिल्कुल फाइन चॉप करके मैंने डालनी है और कोरिएंडर लीव्स हैं और मिंट लीव्स हैं, इन दोनों को चॉप करके मैं पोटैटोज़ में सारे मसाले ऐड करूँगी, उसको मिक्स करूँगी। देन इसकी जो कोटिंग करनी है, मेरे पास ये लार्ज ब्रेड ली है मैंने, इसके मैं इसकी साइड जो है कट कर दूँगी। देन मैंने इसको पहले अपने पास डिप करके रख लेना है। मेरे पास 250 ग्राम्स मिल्क है, इसमें डिप करके मैं सबको एक साइड पर रख लूँगी। देन मैं एग्स बीट करूँगी। एग्स फिर जो मेरा पोटैटो का मिक्स होगा वो मैं अपने ब्रेड्स पे जो सोप थी मिल्क से वो करूँगी और उसको कवर कर दूँगी। कवर करके एग में इसको रोल करके मैं उसको डायरेक्ट डीप फ्राई करूँगी। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स हनान बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लग रही है और मैं चाहती हूँ किंजा कि हम जल्दी से इसको बनाएं। और बस मुझे इतना बता दें कि सॉल्ट जो है आपने बोला हस्बे जायका, तो लेकिन जिस तरह से अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ या कोई ऐसे लोग हों जो कि नई हैं इस चीज़ में, तो नमक जो है कितना आप डाल सकते हैं? 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। बाद में आप चेक कर लें आपको कितना अगर तेज़ लग रहा है तो आप इसमें, तेज़ तो ऐसे नहीं होगा, 1 टेबल स्पून बहुत होता है इसमें। अच्छा, इसे कुक किस में किया जाएगा? इसको कुक में गोल्डन कुकिंग ऑयल में। गोल्डन कुकिंग ऑयल में जनाब इसे बनाया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के आन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है आपके खाने की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं
कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगे, लेकिन इसके साथ साथ आपकी सेहत पे भी मुस्बत असरात पड़े, तो बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन वेजिटेबल घी, ताकि आपके खाने की लज्जत जो है वो और उसकी महक पूरे घर के अंदर आपको जो है वो सूंघने को मिले और आपका मूड उससे खुशगवार हो जाए। तो फातिमा क्या कहेंगी, डिश जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है क्योंकि इन्होंने पहले ही बॉयल कर रखा था पोटैटोज़ को, तो मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे डिश के हवाले से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शहर फैसलाबाद की जब भी गुफ्तगू की जाती है, कहा तो इसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जाता है और इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी अहम और सबसे ज़बरदस्त पहचान ये है कि इस धरती से वक्तन फ़वक्तन ऐसे नगीने, ऐसे मोती, ऐसे हीरे जो है वो निकलते रहते हैं, जो कि अपनी चमक के साथ दुनिया भर में अपना नाम बनाते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद फैसलाबाद के फ़नकारों से, वो आर्टिस्ट हों, स्टेज आर्टिस्ट हों, सिंगर हों, गायक हों, या फिर इसके साथ साथ पेंटर्स हों, या कोई भी स्किल्स उनके अंदर मौजूद है। फनकारी के लिहाज से ये खित्ता जो है वो बड़ा ज़रखेज़ समझा जाता है। तो आज ख़ास तौर पे हमने फैसलाबाद के उभरते हुए सितारे जो हैं उनको अपने शो के अंदर मदऊ कर रखा है। जी हाँ, मेरी मुराद शान रुखसार मीरा से है, जो कि बड़े मरूफ सिंगर हैं हमारे शहर फैसलाबाद के, और उनके साथ साथ शर्जील रुखसार मीरा भी मौजूद है। तो आप दोनों को जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। आज ख़ास तौर पे इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनकी गायकी, जो कि इनकी आवाज़ बिल्कुल कानों में रस की तरह घुल जाती है, उसका भी कोई ना कोई गीत सुनेंगे, इनसे कवाली सुनेंगे। लेकिन पहले तो वेलकम करते हैं जनाब। ये बताइएगा, आपका नया सॉन्ग भी आ रहा है, सॉन्ग के हवाले से सबसे पहले मुझे बताएं, क्योंकि हमारे फैसलाबाद के अब बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है, तो आपका भी शुमार उनमें होता है। कौन सा सॉन्ग आ रहा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं सिटी 41 का और उनकी पूरी टीम का बड़ा मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और बहुत सारा प्यार दिया। तो हमारा सॉन्ग आ रहा है जिया जाए ना तेरे बिना। हाय, ये उस्ताद किसके बगैर नहीं जिया जा रहा आपसे? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के भतीजे हैं, उस्ताद रिजवान मौज़म अली खान साहब। ये उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। क्या बात है। तो ये कंपोज मेरी है, तो ये आ रहा है मार्केट में। तो शायरी किसने की है इसकी, कंपोजिशन किसने की? ये मेरी शायरी है, और इसमें से थोड़ा सा जो जनाब इकबाल रांझा साहब, क्या बहुत बात, बड़े शायर हैं हमारे बड़े फैसलाबाद शायर, के, बड़े शायर, तो उन्होंने भी लिखा हुआ है। हाफ हाफ हमने लिखा। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन जो है वो भी मिक्स है, उस्ताद मौज़म अली खान साहब ने भी की है। अच्छा, आपने यानी उनका सहारा लिया है इस गाने? वो उस्ताद है, उस्ताद घराना ही वो है। ठीक है, वो उस्तादों के उस्ताद है, और हमारे लिए भी। उस्ताद नुसरत फिर इस लिहाज से दादा उस्ताद हुए आप? इसमें कोई शक नहीं है, सब उस्तादों के उस्ताद ही उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब है। ठीक है, तो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब है, ये घराना जो है, सब लोग हमारी फील्ड से रिलेटेड जितने भी हैं वो सब उन्हीं से सीखते हैं, और हमने भी सीखा। मैं तो बताते खुद मैं ये बात कहूँगा कि हमारी फील्ड से रिलेटेड जितने भी आर्टिस्ट हैं, ख्वाह वो कवाली से हो, ख्वाह वो सोलो में हो, ख्वाह वो किसी में भी हो, तो वो सब मुझसे सीनियर है। मैं तो सबसे ही सीखता हूँ, मेरा तो ये मानना है। लास्ट टाइम हमारी दोनों की मुलाकात भी हुई थी उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ। जी, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बरसी पे आए थे, तो हमारी आप भी वहीं पे थे गालबन? हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई थी। वो इसलिए वहाँ पे ताया जी रफ़ीक गौर साहब, वो मेरे नाना जी हैं वो, तो रात को उन्होंने मुझे कॉल की थी बरसी से एक दिन पहले। मुंडिया पहुंच जा टाइम ना, जैसे वो बात करते होते हैं। तो 11-12 के राउंड बाउंड ना उन्होंने मुझे कॉल की थी कि कह रहे थे शान बेटे आपने वहाँ पे पहुँचना है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बरसी है। तो उस्तादों के उस्ताद उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, वैसे रफ़ीक गौर साहब से वैसे मैंने वादा किया, उनकी लोरी हमने लाजमी सुननी है, वो लोरी बहुत अच्छी सुनाते हैं। लोरी सुनाते? हाँ, लोरी बहुत अच्छी सुनाते हैं। वो उनका कहना था कि लाजमी सुनिएगा, और उन्होंने लिखी भी खुद है। अच्छा, लिखी भी खुद है। वो कह रहे थे मैं लाजमी तौर, वो कवाली से हट के माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर भी हैं। हाँ, शायरी
कल भी हम इकट्ठे बैठे थे, आपके इल्म में नहीं है, हम आर्ट्स काउंसिल में डायरेक्टर साहब भी थे वहाँ पे, तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू उनके साथ हुई। उन्होंने अपनी शायरी, अपना कलाम भी पढ़ के हमें सुनाया, तो बड़ा ज़बरदस्त लिखते भी हैं। वैसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, क्या सुना रहे हैं आज आप हमें, कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं? मौजू के लिहाज से मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का तो जिक्र तो चल ही रहा है, जी जी जनाब, जरूर। तो उनकी पंजाबी आपको सुनाऊंगा, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। रब ने बनाया, रब ने बनाया, दिल करे देखदार कितना सोना तन, रब ने बनाया, दिल करे देखदार कितना सोना तन, रब ने बनाया। क्या बात है क्या जनाब, बात है, बहुत क्या खूब, बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। शान, वैसे कितनी देर होगी आपको प्रैक्टिस करते हुए, कितनी देर से वाबस्ता है इस म्यूजिक इंडस्ट्री से आप? हमारे आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है ये काम, बरसगीर पाको हिंद से हमारे बुजुर्ग, मेरे दादाजी बहुत बड़े कव्वाल थे अपने ज़माने में, जो कि दादाजी मुबारक अली गुंचा साहब, सफदर अली मुबारक अली गुंचा साहब, बड़ा जिनका नाम, बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम था
हमारे लिए बहुत ये फख्र की बात है कि लोग उनको गए हुए इतना ज़माना हो गया है, इतनी देर हो गई लेकिन है। आज भी वो लेकिन अपनी- आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का मार्केट में और कवाल हजरात में और हर जगह पे नाम लिया जाता है कि गुंचा साहब जो कवाल मसाल देते हैं, जिनको लक़ब मिला था गायकी में कि बिजली बाबा, वाह 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 वाह, क्या बिजली की तरह वो गाते थे अरे वाह, गरज के। जी। वो हमारे बुजुर्ग थे सफदर अली मुबारक अली गुंचा साहब। उनके बाद हमारे बुजुर्ग दादाजी थे मेरे अनवर हुसैन अल्ताफ हुसैन, बड़ा वो भी नाम। बड़े माशाल्लाह बहुत बड़े गायक थे अपने ज़माने के। उनके बाद मेरे दादा अबू फ़तेह मोहम्मद मोहम्मद हुसैन, क्या बात है, क्या बात ठीक है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़ा नाम उनका था। मैं ये बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं अपने बाप दादा का जो है कि नाम लेके चल रहा हूँ और दुनिया प्यार कर रही है। आपका जो अपना सफर रहा वो कहाँ से शुरू हुआ? छोटी उम्र से प्रैक्टिस करना शुरू की, कभी ऐसा वक्त भी था कि सोचा कि शायद मैं नहीं कर सकूंगा? किस तरह का सफर था आपका? मेरा सफ़र, मेरे अब्बू उन्होंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द हैं, रुखसार मीरा इकबाल मीरा उनका नाम था माशाल्लाह। मैं तकरीबन मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था और मेरा बोर्ड का इम्तिहान था, तो मैंने पेपर दिए तो फ्री हुआ, तो अब्बू को मैंने वैसे ही कहा कि मैंने आपके साथ जाना है। तो वो तो पहले तो मुझे कह रहे थे नहीं तुम्हारी पढ़ाई जाएगी फिर देखोगे ये क्या हो गया। मैंने कहा नहीं जी मैंने जाना है आपके साथ। शौक था ना। जी शौक था। तो ये आज से 12-13 साल पीछे की बात है, पहले की बात है। तो वहाँ से मैं उनके साथ स्टार्ट हुआ, तो काम करते करते फिर ऐसा हो गया कि वाला साहब की डेथ हो गई, तो उनके बाद फिर ये मेरी मजबूरी बन गई। मजबूरी ऐसे बन गई कि बाप के काम को भी तो चलाना था ना किसी ने, ठीक है। वो सारा निज़ाम ना धर्म भरम हुआ था, इधर बाप का दादे का नाम भी जा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने अपनी पढ़ाई को साइड पे किया। पढ़ता भी था, सुबह को पढ़ता था, शाम को अपना काम भी करता था। तो ऐसे करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज मालिक का इतना करम है, काम भी चल रहा है, मालिक ने इज्जत भी दी है, सब कुछ हैप्पी जा रहा है। और ये मेरा आज यहाँ पे सिटी 41 पे माशाल्लाह हमने 3 साल रमज़ान ट्रांसमिशन भी किए हुए हैं, मॉर्निंग शो भी यहाँ पे किए हुए हैं में आप होते हैं जी। और बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहता है रमज़ान के अंदर भी आपके साथ। अच्छा अब ये बताएं, हमारी शेफ़ हैं किंजा, बड़े खूबसूरत खाने बनाते हैं, ख़ुद भी बड़ी खूबसूरत है, उनके लिए भी कुछ आप जो है हमें सुनाएं, कोई कवाली, कोई अच्छी सी नुसरत की जो है उन्हें डेडिकेट करें। मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को तो हाथ जोड़ के उनका नाम लेता हूँ, कान पकड़ के कहता हूँ कि उनकी कॉपी तो कोई नहीं कर सकता। तो मेरी एक ये जो मेरा सॉन्ग आ रहा है इसके साथ ही रिलेटेड है, वो एक सॉन्ग है मेरा खुद बनाया हुआ है, वो उसको तैयार कर रहा हूँ अभी, उसकी आपको अंतरास्ताई से सुनाता हूँ। तेरे बाज में कलियां जीना नहीं, नहीं जीना मैं जीना नहीं, तेरे बाज में कलियां जीना नहीं, नहीं जीना मैं जीना नहीं, तेरे बाज में कलियां जीना नहीं, नहीं जीना मैं जीना नहीं, जीना नहीं तेरे बिना, जीना नहीं तेरे बिना, तेरी कसम ओ प्यारे जीना नहीं तेरे बिना, तेरी कसम ओ प्यारे बिछड़े तो मर जाएंगे, तेरी कसम ओ साजना बिछड़े तो मर जाएंगे। क्या बात है जनाब, क्या बात है। नए से नए गानों पे काम किया जा रहा है आपकी तरफ से, और मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जब भी आप नए से नए गाने निकालते हैं तो कोई एक सॉन्ग भी अगर आपका हिट हो जाता है तो मेरा ख्याल है वही आपको बुलंदियों पे ले जाता है। तो ये बताइएगा आने वाले मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो आपके अंडर पाइपलाइन है उस हवाले से भी बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह
कोशिश में लगे हुए हैं और ये हमारी फील्ड ऐसी है सिंगिंग के मामले में, ये समुंदर है। मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक इंटरव्यू सुना था, उनको सवाल किया गया था कि खान साहब आप ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो कह रहे थे कि मेरे ख्याल से ये आपने पूरा कर लिया है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने उनको जवाब दिया कि ये काम एक समुंदर है और जैसे जैसे मुझे पता चलता है ना कि मैं मंजिल पे पहुंच गया हूँ, वहां से फिर रास्ते निकल जाते हैं। क्या बात है, मुझे ऐसे लगता है इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता, फिर मैं ये चूज जिंदगी करता का हूँ। दस्तूर भी है कि जब एक मंजिल हासिल होती है तो लगता है कि फिर और जी जी और, जी ऐसे ही है, बिल्कुल और ऐसे सफर बाकी है। ऐसे लगता है कि अब मैं मंजिल पे पहुंच गया हूँ। जब मंजिल पे खड़े हो जाते हैं जाके, फिर ऐसे लगता है वहां पे रास्ते हैं, फिर रास्ते इतने मिल जाते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार मैं इस रास्ते को चूज करूं, इस रास्ते को चूज करूं, फिर एक पकड़ लेता है कि यार अच्छा इसे करके वापस आता हूं, फिर ये करूंगा। जब वो करने के लिए निकल जाता हूं, वहां पे खड़े होकर जब पता चलता है कि ये क्लियर हो गया, उसके आगे फिर रास्ते निकल जाते हैं। ये जो आपका नया गाना है, इस पे इसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या है, मैं जानना जरूर चाहती थी। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये गाना जो है इसको भी सुनेंगे, है ना? बिल्कुल, जो नया गाना तैयार इनकी तरफ से किया गया उसे सुनेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, इसलिए नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। कशी सेहत का सफ़र का आगाज़ करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अपनी ऑडियंस को वो तमाम चीज़ें इस सेगमेंट के अंदर बताएं जो कि आम रोज़मर्रा की बुनियाद पे बीमारियां जो फैल रही हैं, और कृषि वालों की जानिब से इस सेगमेंट का एहतमाम किया जाता है क्योंकि इनको भी आपकी उतनी ही फिक्र है जितनी हमें आपकी फिक्र है। तो आज खास तौर पे फैटी लीवर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि फैटी लीवर की वजह से कौन कौन से मसाइल हैं जो कि जन्म लेते हैं जिस्म के अंदर और इसको हल किस तरह से किया जाता है। तो हमारे साथ हमें अभी कुछ देर पहले ज्वाइन किया है हकीम अकबर साहब ने, तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। हकीम साहब, क्या कहेंगे, ये फैटी लीवर है क्या? पहले इसकी जो है वो तशरीह करें ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि इससे कौन कौन से मसाइल जन्म लेते हैं। फैटी लीवर उस वक्त होता है जब जिगर के खुलैयों में चर्बी ज्यादा हो जाती है। गो के जिगर के खुलैयों में मामूल के मुताबिक चर्बी होती है, लेकिन जब ये चर्बी 5% से बढ़ जाए तो इसे हम फैटी जिगर या फैटी लीवर कहते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा अगर बात करें असबाब या वजूहात की, तो फैटी लिवर की क्या वजूहात होती हैं? बहुत से अवामल हैं जो फरबा जिगर की नशोनुमा में मुआवन है, जैसा कि मोटापे में कम दर्जे की सोजिश जिगर में हो जाती है, जिससे जिगर में चर्बी की नशोनुमा का ज्यादा एहतमाम हो जाता है। जब जिगर बढ़ जाता है थोड़ा सा, उसमें चर्बी जमा होने की सलाहियत बढ़ जाती है। इसके अलावा इंसुलिन की मुज़ाहमत, इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत और दूसरे दर्जे के ज़ियाबीतस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले अफराद, ये इसी चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा पेट की चर्बी, यानी पेट की चर्बी, गिरदोनवा की चर्बी, कमर के गिर्द चर्बी, ये वो अलामात हैं जिससे पता चलता है कि जिगर भी चर्बी ज्यादा पैदा कर सकता है और फैटी जिगर में शुमार है। बेहतर काब्स की अलामत के अगर बेहतर काब्स इस्तेमाल ज्यादा हो, इंटेक ज्यादा हो और जिगर उन्हें जज़ब ना कर सके तो नतीजतन जिगर में चर्बी की मिकदार बढ़ जाएगी, जिगर में इसकी नशोनुमा ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे मशरूबात जो शुगर जिनमें ज्यादा हो, जिनमें मिठास ज्यादा हो, जिन्हें हम कोला ड्रिंक्स कहते हैं, मीठे मशरूबात, फ्रुक्टोज वगैरह भी, फ्रुक्टोज वाले, तो वो चर्बी को बढ़ाने का एक सबब बनते हैं। तो ऐसे मशरूबात से परहेज करना चाहिए, ये फैटी लीवर के जुमरे में आ जाते हैं, उसकी एक वजह उसका सबब बन जाते हैं। और ये बच्चे और बड़ों दोनों में हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी इन्हें ज्यादा इस्तेमाल करेगा, बच्चे हों, बड़े हों, मर्द हों, खवातीन हों, उनमें फैटी लीवर के चांस बढ़ जाएंगे। और हकीम साहब, फैटी लीवर के असबाब के हवाले से अगर गुफ्तगू करें, असबाब कौन कौन से हो सकते हैं? कैलोरीज का ज्यादा इस्तेमाल, हम ऐसी चीजें खाएं जिनमें हमारी जरूरत से ज्यादा कैलोरीज हों तो चर्बी ज्यादा पैदा होगी और इसे हम फैटी लीवर कहेंगे। जब जिगर चिकनाइयों को बाकायदगी से जज़ब ना करें
तो वही चिकनाइयाँ जिगर पर और जिगर के अंदर जमा हो जाती हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज और ऐसे मरीज जिनमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हों और मोटापे का शिकार अफराद इसमें मुब्तला होते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा अगर फैटी लिवर के इलामात या सिम्टम्स के हवाले से बात करें तो वो क्या होंगे? अमूमन ऐसे मरीज निज़ाम इंहिज़ाम का शिकार रहते हैं कि उनमें भूख की कमी पाई जाती है, मतली और क्या और अबकाई जैसी तबीयत रहती है, अमूमन थकान का शिकार रहते हैं, चिड़चिड़े और सुस्त रहते हैं। हकीम साहब, फैटी लिवर से निजात के लिए तर्ज ज़िंदगी के कोई ऐसे तरीके बताएं जिससे इससे महफूज रहा जा सके। सबसे पहले तो हमें वजन कम करने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। उसके अलावा हमें अपनी खुराक, रोज़मर्रा की खुराक का ख्याल रखना चाहिए कि हम सेहतमंद खुराक खाएं। सेहतमंद खुराक से कतन ये मुराद नहीं है कि हम घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त इस्तेमाल करें। हमें सब्जियां, फल निस्बतन ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। हमें कोलेस्ट्रॉल में हर सूरत में कमी करनी चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। इसके अलावा आम खुराक के लिए कोशिश करें कि कम कैलोरीज वाली, फाइबर वाली खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वर्जिश को मामूल बनाएं। अपने जिगर की हिफाजत के लिए ख़ास बंदोबस्त करें कि हमने चिकनाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी और अपनी जिस्मानी सरगर्मियों को हर सूरत बढ़ाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि शुगर की सतह कंट्रोल रहे। बिल्कुल हकीम साहब, और अगर हम फैटी लिवर के लिए करशी की अद्वियात के हवाले से बात करें तो कौन सी करशी की अद्वियात हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं? करशी की अद्वियात में अक्सीर जिगर लिक्विड, लियोक्सीर गोलियां, फैटी लिवर केयर कैप्सूल, ये 3 चीज़ें इंतहाई मुफीद हैं जो कि फैटी जिगर के मरीजों को बहुत फ़ायदा करती हैं। अक्सीर जिगर लिक्विड और लिवअक्सीर की खसूसियात के हवाले से बताइएगा। ये अमराज जिगर में इंतहाई मुफीद हैं, जिगर की खराबी को दुरुस्त करती हैं, जिगर की खराबी से पैदा होने वाले अमराज को ठीक करती हैं। जिगर बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म में एक फैक्ट्री की हैसियत रखता है कि इसके अफ़ाल बहुत से दूसरी चीज़ों से रिलेटेड हैं, कि जिस तरह एक काम से दूसरे काम रिलेटेड हैं, इसी तरह जिगर के अफ़ाल बहुत से दूसरे कामों में मौमन हैं। अगर जिस्म में जिगर में कोई खराबी पैदा हो जाए तो जिस्म के कई अफ़ाल मुतासर होते हैं। जिगर की खराबी और जिगर की दीगर अवारस को दुरुस्त करने के लिए करशी के शोबे रिसर्च ने कदीम और जदीद नुस्खाजात को मिलाकर उन पर रिसर्च की। इस तमाम चीज़ों के बाद जो 2 मेडिसिन तैयार की हैं, अक्सीर जिगर लिक्विड और लिवअक्सीर गोलियों, ये इंतहाई मुफीद नुस्खा तरतीब पाया है। बिल्कुल हकीम साहब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर चीज़ जो है बनाते रहें। और करशी की तरफ से लाजमी तौर पर हर तरह की कोशिश की जाती है कि जो भी चीज़ उनकी तरफ से तैयार की गई है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हो। इसके अलावा हकीम साहब, ये जो हम बात करें, इनके फ़वाइद भी होंगे कोई जो अद्वियात हम मेंशन कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। ये जिगर की खराबी को दूर करती हैं और तकरीबन हर तरह के जिगर के मर्ज के लिए मुफीद हैं। जहाँ ये जिगर की खराबी को दूर करते हैं, वहाँ यरकान की कैफियत को दूर करते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं, यानी खून बढ़ाते हैं, खून पैदा करने वाले असबाब पैदा करते हैं। उसके अलावा जिगर का बढ़ जाना, जिगर का वरम, जिगर की सोजिश, हाथ पाँव और सीने की जलन के लिए ये इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा जिगर और मैदे को कुव्वत भी देते हैं। करशी की तमाम तरह अद्वियात हकीम साहब गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग से तैयार की जाती हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? हमारे तमाम कामों में जिस तरह नफासत का ख्याल रखा जाता है, बेहतर से बेहतर उन्हें करने के लिए ख्याल रखा जाता है, अद्वियात साजी में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मेडिसिन की तैयारी में खुसूसन एहतमाम किया जाता है कि उनको नफीस तरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। उसके लिए आला तरीन क्वालिटी की टेक्नोलॉजी, मशीनरी और हर सबब मुहैया किया जाता है कि हर तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह करशी ने ये मियार इंटरनेशनल सतह के मुताबिक अपनाया है, जिससे इनकी तमाम प्रोडक्ट्स मार्केट में सबसे नुमाया है। ये तमाम चीज़ें यानी इसकी तैयारी, इसकी खरीदारी, इसका स्टॉक, हर मरले पर क्वालिटी टेस्ट मौजूद है कि कहीं कोई खामी ना रह जाए। ये चीज़ें गोल्ड स्टैंडर्ड है। बिल्कुल हकीम साहब, और अगर करशी की मसनूआत के हवाले से बात करें, एक तो ये कहाँ से मिल सकती है, और अगर कोई भी जो इनको खरीदना चाहता है और तफसील जानना चाहता है
वो कैसे पता चल सकता है? हर अच्छे मेडिकल स्टोर से, अच्छी फार्मेसी से कृषि की तमाम प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। ताहम ऑनलाइन खरीदने के लिए कृषि की वेबसाइट मौजूद है, आप विजिट कर सकते हैं www.karshihealthshop.com। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत मुफीद मशवरों से आपने आगाह किया। हम उम्मीद करते हैं हम और हमारी ऑडियंस जो है इससे मुस्तफीद हुई होगी। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।